सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2024 और सेट नंबर 4 हल करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना है, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और प्रत्येक बच्चा वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो चलिए समझिए प्रश्न नंबर पहला। बहुपद 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। चलिए समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुपद लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले लिख लें नंबर 1, 3x² प्लस का 5x और प्लस का 2 और बराबर 0। तो बच्चों पहले यहाँ पे ABC के मान छांटना है। ये A का मान, ये B का मान और ये C का मान। तो आपको लिख लेना A बराबर 3 और B बराबर 5 और C बराबर 2। तो हमसे पूछा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो बच्चों इसका सूत्र होता है -B/A। तो -B का मान कितना है, 5 है और A का मान 3 है। तो बच्चों यही इसका आंसर आ जाएगा, इसका B वाला सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे शून्यकों का गुणनफल, तो उसको भी देख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल C/A होता है। तो C का मान कितना, C का मान 2 है, तो आपको लिख देना 2 और A का मान 3 है। तो इसका आंसर ये हो जाता। ठीक, हमसे पूछा शून्यकों का योगफल, तो -5/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर 2 है, समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 है और 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा, तो A का मान होगा ये बताना, और ये हमारे विकल्प हैं। अब आपको नंबर 2 डाल के यहाँ पे लिख लेना है 2x प्लस ay बराबर 1। अगला समीकरण है हमारा 3x माइनस का 5y और बराबर 7। तो बच्चों इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। जब बच्चों का कोई हल नहीं है तो इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, इस प्रकार। तो ये A1/A2 तो आपको लिखना है 2/3 और बराबर फिर लिखना A/-5। ठीक, -5 है। तो आपको लिख लेना यहाँ पर A/-5। ठीक, और ये लास्ट वाला छोड़ देना। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो हमारा हो जाएगा 3A बराबर -10, फिर 3 का भाग लग जाएगा तो A बराबर निकलेगा -10/3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये विकल्प हमें कहाँ पर प्राप्त होगा, तो -10/3। तो बेटा इसका C वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मूलों की थोड़ी प्रकृति के बारे में जान लीजिए आप। मूलों की प्रकृति, बच्चों मूलों की प्रकृति नंबर 1, जब हमारा D बराबर 0 होगा, D बराबर 0 होगा तो आपको लिखना है यहाँ पर मूल वास्तविक तथा समान। तो आपको ये वाली हिंदी लिखनी है। ठीक है, नंबर 2 डाल के लिखना है जब D का मान धनात्मक होगा यानी 0 से बड़ा होगा, तो आपको लिखना है मूल
मूल वास्तविक तथा असमान। फिर नंबर 3 डाल के लिखना है आपको, जब डी का मान ऋणात्मक होगा, डी का मान ऋणात्मक अर्थात शून्य से छोटा होगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक, कोई वास्तविक मूल नहीं है, या इसकी दूसरी भी हिंदी होती है, मूल काल्पनिक है, मूल ठीक, मूल काल्पनिक है, ये भी हिंदी याद रखिए। तो इन दोनों में से कोई एक लिखी होगी। अब आ जाइए सवाल की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखा है हमारा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और 5x प्लस का 4 और बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें छाटेंगे ABC के मान। तो बच्चों A बराबर इसमें दिया होगा 2 और B बराबर हो जाएगा 5 और C बराबर 4। तो हमारा सूत्र होता है विभक्तकर का। तो D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। तो यहाँ पे D का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो B का मान है 5 का वर्ग माइनस 4, A का मान 2 और C का मान 4। तो ये तो हो जाएगा हमारा 5 25 और 4 चौक 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा हमारा। 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अब 32 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। तो बच्चों देखो डी का मान कैसा निकला, डी का मान माइनस निकला है। देखो हमने क्या बताया, जब डी का मान माइनस हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं है या मूल काल्पनिक है। तो विकल्प में देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, वास्तविक नहीं है। ठीक, क्या लिखा हुआ देखो, वास्तविक नहीं है, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 है समांतर श्रेणी 4 9 14 डैश डैश 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो इसमें अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात करना है। चलिए नंबर 4 देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों AP लिखेंगे। तो यहाँ पे जो AP दे रखी है 4 9 14 डैश डैश, ठीक है, 254। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब अंत से कोई पद पूछे तो श्रेणी को पलट के लिखना है आपको नई लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखना AP करके, इसको पहले लिखेंगे 254 डैश डैश, फिर आपको लिखना है यहाँ पर 14 9 और ये 4। जब समांतर श्रेणी में अंतिम पद से कोई पद पूछे तो श्रेणी को पलट के लिखना इस प्रकार। अब ये वाला मान हो जाएगा हमारा A का, तो A बराबर हो जाएगा 254 और D बराबर निकालना है, इस 4 में से 9 घटाओ या 9 में से 14 घटाओ, 4 माइनस 9, तो D बराबर हो जाएगा माइनस का 5। तो हमें 10वां पद पूछा है, तो A 10 बराबर आपका हो जाएगा A प्लस 9D, एक कम करके लिखा जाता है यहाँ पे। तो A का मान बच्चों कितना है, A का मान है 254 और प्लस 9 गुणा D का मान माइनस 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 254 और माइनस प्लस माइनस माइनस 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा और 4 में से 4 जाएगा 0। तो आंसर आ गया बेटा 209। देख लो कहाँ पर है, वहीं पे टिक मार दीजिए आप। तो 209, तो इसका बेटा C वाला सही हो जाएगा। और इधर नंबर 4 में कौन सा सही है, नंबर 4 में आपका D वाला सही है। ठीक, तो आप इसमें D पे टिक लगा लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 5 है, यानी ये दोनों त्रिभुज पहले समरूप हैं। ठीक, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ये समरूप है तो इन लिखने का तरीका कौन सा सही है ये बताना है, कौन सा सही तरीका लिखने का है। चलिए समझिएगा कैसे देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसमें ये पहचानना इसकी संगत भुजाएं कौन सी हैं, और इसका ये वाला कोण है 80 अंश। संगत भुजाएं देखिए, तो बच्चों ये वाली भुजा इसके संगत है, ठीक, और ये वाली भुजा इसके संगत है।
तो यहां से स्टार्ट करें, कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। तो मैंने पहले ये वाली भुजा ली है, बाद में ये वाली भुजा ली है, तो आपको भी पहले ये वाली भुजा इसके संगत भुजा लेनी है, पहले ये लेनी फिर बाद में ये वाली भुजा लेनी है। तो आपको लिखना है त्रिभुज ई डी एफ। एक तो इसका ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है उसको देख लीजिए। अब चाहो तो आप पहले ये वाली भुजा लिख लो, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज सी बी ए और समरूप त्रिभुज। तो पहले कौन सी भुजा ली, हमने ये वाली ली, तो इसके संगत कौन सी है, ये है, तो इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो त्रिभुज एफ डी ई। अब इनमें से कोई एक विकल्प दिया होगा, कौन सा दिया है देख लो आप लोग। तो इनको ध्यान में रखेंगे, ए बी सी और डी, पहला वाला गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है नंबर बी वाला, ए बी सी और ई डी, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं मैच हो रहा है। फिर अगला है हमारा सी वाला, ए बी सी ई डी एफ, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये तो कहीं है ही नहीं, ये वाला कहीं है ही नहीं, इन दो में से कोई एक होगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। इस पर आप टिक लगा लीजिए, ठीक है, तो इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, नंबर है 6। आप पहले प्रश्न दिखा दें आपको। 6 है हमारा, बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे लिख लें हम बिंदु -3, -4, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना मूल बिंदु से दूरी बराबर मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट, जब एक बिंदु दिया हो और मूल बिंदु से दूरी पूछे तो बच्चों इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, -3 का वर्ग और प्लस -4 का वर्ग, ऐसे करके तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा हमारा 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 25, और 25 को पता है ये 5 लिखा जाता है, लिखना चाहो तो मात्रक लिख दो आप, तो इसका भी सी वाला सही हो जाएगा। नंबर 7 देखिए आप, नंबर 7 में दे रखा है कॉट ए बराबर 3/4, तो सेक का मान कितना होगा। चलिए समझिए, कॉट ए बराबर है हमारा 3/4। तो बच्चों सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का, उसको देख लीजिए आप, लाल बटे कक्का। तो बच्चों ये साइन होता है और ये कॉस होता है और ये टैन, और इसके नीचे कॉसेक और ये सेक और ये कॉट होता है। तो कॉट क्या है, कॉट है आधार बटा लंब, तो इसके सामने आपको लिख देना आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार हो जाएगा 3 और लंब हो जाएगा 4। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार कितना है 3, तो 9 बन जाएगा और ये 16 बन जाएगा, जोड़ेंगे तो 25, तो के बराबर 5 निकलेगा हमारा, ठीक है। तो सेक का मान पूछा है, तो बच्चों सेक ए बराबर यहाँ पे देखो कर्ण बटा आधार आपको लिख देना है। कर्ण का मान कितना 5 है और आधार का मान 3 है, हो गया हमारा काम। तो 5/3 कहाँ पर मिलेगा, 5/3, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर है tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान कितना होगा। चलिए समझिए, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है tan अल्फा बराबर sin अल्फा। तो प्यारे बच्चों tan को लिखा जाएगा sin अल्फा बटा cos अल्फा बराबर sin अल्फा। इसके नीचे कर लो, तो sin अल्फा से sin अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसका इसमें तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे cos है, तो cos में ही देखिए एक मान किसका होता है, तो cos अल्फा बराबर cos 0 का मान होता है। तो cos चला जाएगा, तो अल्फा बराबर निकलेगा 0 अंश, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 8 के बाद 9 नंबर, इसको देखिए आप। प्रश्न नंबर 9 है, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी एक छड़ है और ये छाया है इस छड़ की, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो ए, यहाँ पे कर लो बी, यहाँ पे कर लो सी। तो ये हमारी छड़ की लंबाई है 1 और ये इसकी छाया है √3 और यहाँ पे कोण मान लीजिए थीटा। तो इस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो आपको लगाना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब 1 है, आधार √3 है। तो बच्चों यहाँ पे tan का मान पता होना चाहिए। तो tan में ही देखो 1/√3 किसका है, tan थीटा बराबर tan 30 का मान है। ये tan चला जाएगा तो थीटा बराबर 30 अंश निकलेगा, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये वाला आंसर कहाँ पर मिलेगा हमें, ये वाला सही हो जाएगा। तो ये पे आप टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 10, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक। और चलिए समझिएगा इसको थोड़ा। प्रश्न नंबर 10 डाल के लिख लीजिए आप। 10 नंबर, जैसे बच्चों ये हमारा एक वृत्त है और ये हमारा वृत्त का व्यास है और ये वृत्त का केंद्र होगा। तो इस व्यास से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, वो भी समांतर। एक तो हम ये खींच सकते हैं इस प्रकार और एक ये खींच सकते हैं। तो एक व्यास से वृत्त पर 2 ही समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नंबर 10 के बाद 11 नंबर देखिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या 12 है और थीटा 60 अंश है, ठीक। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। नंबर 11, r बराबर 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो सूत्र है πr² थीटा बटा 360। आपको पाई का मान नहीं लगाना क्योंकि प्रश्न में पाई दे रखा है। पाई आर का मान 12 गुणा 12 और थीटा का मान 60 और बटा 360। तो बच्चों ये हो जाएगा 60 एकन 60 और 60 छक्का और 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 पाई। वो आपको लिख देना वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा 12 नंबर। नंबर 12 है हमारा, यदि एक गोले का व्यास d है, तो उसका आयतन कितना होगा। तो बच्चों व्यास बराबर d है, ठीक है। तो आपको पता ही व्यास को 2r लिखा जाता, तो 2r बराबर d। तो r बराबर हो जाएगा d/2। r की जगह पे हमें d/2 लगा देना है, ठीक है। तो आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। मान लगा दीजिए यहाँ पे r की जगह पे d/2 लगा दीजिए। 4/3 पाई और यहाँ पे d/2 पे घात 3। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और गुणा ये हो जाएगा d पे घात 3 और बटा 8। 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 1/6 पाई d²। देख लो कहाँ पर है ये वाला 1/6। तो बच्चों 1/6 तो इसका d वाला सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो d पे आप टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 है, r त्रिज्या की एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको लिखना अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल या संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r², ठीक है।
तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² या संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल एक ही बात है। प्रश्न नंबर आ जाइए आप 14 पर। तो बच्चों 14 में माध्यिका वर्ग ज्ञात करनी है। ठीक है, ये रहा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता इसकी। तो इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल फिर इसके बाद आपको लिखना बारंबारता और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर संचयी बारंबारता। ठीक, इस प्रकार माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए या माध्य ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो इसका जो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। बारंबारता दे रखी है 4, 6, 5, 8 और ये 2। तो संचयी बारंबारता किस प्रकार निकालेंगे? पहले ये 4 लिख लो, 4 में 10, 4 में 6 जोड़ो 10 और 10 में 5 जोड़ो 15 और 15 में 8 जोड़ो 23 और 23 में 2 जोड़ो 25। ठीक, इस प्रकार ये संचयी बारंबारता निकल के आ जाती है। अब बच्चों आपको ये देखना है, यहाँ पर देखो ये वाला जो मान संचयी बारंबारता की जो अंतिम संख्या होती है n का मान होता है। फिर आपको यहाँ पे निकालना है n/2 बराबर 25/2। जब इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 12.5। अब आपको ये देखना है 12.5 संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या से घटेगा? 4 में से इसको नहीं घटा पाएंगे, 10 में से नहीं घटा पाएंगे, इस 15 में से 12.5 घटा देंगे। तो 15 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो आपको नई लाइन से लिखना माध्यक वर्ग बराबर, ठीक, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग लिख लो। माध्यिका वर्ग बराबर 10 से 15। तो ये कौन सा हो जाएगा विकल्प हमारा? 10 से 15, 10 से 15। तो बेटा इसका सी वाला सही हो जाएगा। सी पे आप टिक लगा लीजिए। और बच्चों जिसका आंसर आपके अनसोल्ड में दिया डी वाला दे रखा, ठीक, वो गलत है। इसका यही वाला सही हो जाएगा आंसर आपका, उसमें गलत दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 15 देखिए आप। 15 नंबर है, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है, तो इसका बहुलक कितना होगा? तो बच्चों ये क्या है? हमारा माध्य है और ये हमारी माध्यिका है। चलिए समझिएगा। तो इसके लिए एक सूत्र याद रखना आपको, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो बच्चों ये हमारा सूत्र होता है। माध्य को समांतर माध्य बोलते हैं और माध्य को माध्यिका बोलते हैं। तो उनके मान दे रखे हैं, माध्य दे रखा 27। तो पहले यहाँ लिख लो बहुलक ज्ञात ही करना है। बच्चों इसका माध्य दे रखा 27, तो इतना हो जाएगा। और माध्यिका है 29, तो यहाँ पे लिखना 3 गुणा 29। काम कर लीजिए तो ये हो जाएगा 81 हमारा। 81 बराबर बहुलक और प्लस 54 हो जाएगा। इस 54 को उधर भेज दीजिए। तो 81 माइनस 54 बराबर बहुलक। फिर नई लाइन से बहुलक बराबर, घटाइए, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा और 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 27 का आंसर आ जाएगा। बच्चों गलत कर दिया हमने कहीं पर, 9 3 27। अच्छा हाँ माफी चाहता हूँ, 87 होगा बच्चों, 87। ठीक, 87 कर लीजिए आप लोग। तो 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है, और 8 में से 5 जाएगा 3, 33 बचेगा। ठीक, यही इसका आंसर आ गया। तो ये 33 कहाँ पर मिलेगा? तो इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नंबर 16 देखिए।
नंबर 16 क्या कह रहा है, यहाँ पे सारणी दे रखी है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों ये हमारी सारणी है, इसका माध्य क्या होगा देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले लिखो वर्ग अंतराल, यहाँ लिखना बारंबारता, फिर अगला कॉलम बनेगा मध्यमान का। ठीक है, तो बच्चों बारंबारता को एफ से लिखा जाता, मध्यमान को एक्स से लिखा जाता, फिर अगला कॉलम एक्स इंटू एफ का बनेगा। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल में दे रखा है 0 से 10, फिर है हमारा 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, और बारंबारता में दे रखा है 2, 1, 4 और ये 3। अब मध्यमान, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5। इसमें कितने कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर, तो इसमें 10 जोड़िए, 5 में 10 जोड़ो 15 और 15 में 10 जोड़ो 25 और 25 में 10 जोड़ो 35। ठीक, अब इनका गुणा करें, 5 दूनी 10 और 15 एकन 15 और 25 चौकू 100 और 35 तियाँ 105, 105। ठीक, ऐसे नीचे लकीर करनी है आपको, इसके नीचे पूरा। अब यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता का योग सिग्मा एफ बराबर, तो जोड़िए, ये हो जाएगा 7, सॉरी 4, 10 हो जाएगा इसका जोड़ 10, और फिर इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स या एक्स एफ बराबर 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1 1 2 1 हासिल 3 और ये 230 बन गया हमारा। ठीक, तो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है बेटा। चलिए काम करिए, समांतर माध्य बराबर समांतर सिग्मा एक्स एफ का मान है 230 और इसका मान है 10, इस 0 से 0 काट दीजिए, तो समांतर माध्य बराबर निकलेगा हमारा 23, और यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। तो देख लो कौन सा विकल्प है, ये वाला हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, 16 के बाद 17 नंबर। 17 नंबर है, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। अधिवर्ष का मतलब होता है बच्चों लीप वर्ष। ठीक, तो यहाँ पे नंबर 17 लिख के, तो सबसे पहले आपको लिखना अधिवर्ष। तो बच्चों अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, अधिवर्ष, और कोष्टक में लिख लेना है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, 366 दिन। तो 366 को लिखेंगे हम 52 सप्ताह, यानी 52 गुणा 7 और प्लस 2 दिन। बच्चों ये हमारे सप्ताह होते हैं और ये दिन होते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 664 और 364 आएगा, और 364 में 2 जोड़ेंगे तब 366 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितने दिन बचे हैं, ये 2 दिन बचे हैं। तो आपको लिखना है प्रायिकता पी ई बराबर, ये 2 बचे हैं, 2 और बटा सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 बटा 7। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है, देखो 18 नंबर भी देख लो, प्रायिकता पर आधारित है। तो यहाँ पे कह रहा है दो मित्रों का जन्मदिन 2020 में हुआ था, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। चलिए समझिएगा इसको भी। तो बच्चों यहाँ पे जो समय दिया हुआ, जो सन दे रखी है, सन दे रखी है 2020। ठीक, एक बात ध्यान समझिएगा, यदि अंतिम दो अंक 4 से कट जाएं तो हमारी वो लीप वर्ष होती है। तो यहाँ पे 4 का भाग लगाओ, 4 पंजे 20, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं तो वो हमारी लीप वर्ष होती है। यदि अंतिम 2 अंक 4 से ना कटें, जैसे कि 2023 या 2025, तो प्यारे बच्चों ये दोनों हमारी साधारण वर्ष होती हैं, और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं तो हमारी लीप वर्ष होती है, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। तो 2020 हमारी लीप वर्ष है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष। ठीक है, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। तो आपको नई लाइन से लिखना है
लीप वर्ष बराबर 366 दिन। और जब ये 366 दिन होते हैं तो आपको नई लाइन से लिखना, इसको लिखना है आपको 52 सप्ताह, यानी 52 गुणा 7 प्लस 2 दिन। ठीक, तो आपको प्रायिकता PE बराबर कितने दिन है, 2 हैं, और ये बेटा हमारा कुल परिणाम रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 366, और यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो कौन सा 2 सही, 366, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 19, इसको देखिएगा। तो 19 में 2 बिंदु दे रखे हैं, ये तो आपने कर लिया होगा, 2,3 और 4,1, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो नई लाइन से लिखेंगे बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो बच्चों ये x1 का मान और y1 का मान 2,4 का वर्ग, y1 का मान है 3 माइनस 1 का वर्ग। मान लगा दीजिए, यहाँ पे हल करिए तो -2 का वर्ग और प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग। तो माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बच्चों ये 4 और ये 4 8 बन जाएगा। फिर 8 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2, तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर लिख लेते हैं। तो 2√2 इसका आंसर हो जाएगा, 2√2। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो आपको सी पे टिक लगा लेना है। अगला नंबर देखिए, 19 के बाद 20 नंबर। तो 20 नंबर है निम्नलिखित में अपरमेय संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों देखो, ये परमेय है, ये परमेय है, ये परमेय, तो ये वाली अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब यहाँ से चलेगा हमारा खंड बा, और खंड बा और प्रश्न नंबर पहले का यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है खंड बा, और 21 का से कबूतर। तो सबसे पहले लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। तो प्रश्न कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो x माइनस y बराबर 26। ठीक, ये मान लो समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, अब आपको यहाँ पे x बराबर y लिखना है। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, गुणा हमेशा छोटी संख्या में करते हैं। ये हमारी बड़ी संख्या और ये हमारी छोटी संख्या है। तो प्रश्न कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पे छोटी संख्या में ही 3 का गुणा करें, क्योंकि मैंने इसको y को छोटी संख्या मान लिया है। तो x बराबर 3y इतना, और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आपको लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो x बराबर 3y है, तो आपको यहाँ पे लगा देना है। तो 3y माइनस y और बराबर 26। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y और बराबर 26, इससे काटो 13 हो जाएगा, y बराबर 13। समीकरण नंबर 2 में लगा दो, 2 में रखने पर y बराबर 13 है, तो यहाँ पे लगा दीजिए आराम से। तो आपका हो जाएगा x बराबर 3 गुणा 13 और 13 3 39, तो x बराबर 39 निकल के आ जाएगा। तो आपको नई लाइन से लिखना संख्याएं बराबर 39,13, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। और प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर जो खरगोश है ना, ये आपके सिलेबस का नहीं, इसको देखना भी नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। प्रश्न नंबर गा, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है। चलिए समझिएगा इसको भी। तो सबसे पहले आपको इसमें लिख लेना है माना √2, यहाँ लिख लो हल। माना √2 एक परमेय संख्या है, परमेय
संख्या है। बच्चों जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। तो √2 बराबर p बटा क्यू, और इसके आगे लिखना है आपको जहां p तथा q धनात्मक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करना, इसका गुणा इधर करना है, ठीक है। इसके नीचे करके तो आपका हो जाएगा √2Q, √2Q बराबर P। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 2Q² बराबर हो जाएगा P²। और फिर बच्चों इसको मान लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब ये 2 जाएगा हमारा इसके नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q² बराबर P² बटा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे P² 2 से विभाजित है, P² कामा 2 से विभाजित है। तो इस घात को उठा के लिखेंगे P भी 2 से विभाजित है, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको नई लाइन से लिखना, इस P की जगह पे P बराबर 2 के, तो आपको लिखना है P बराबर 2 के समीकरण 1 में रखने पर। तो जो हमारा P बराबर 2 के है समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 के लगा देना आपको। तो ये बन जाएगा 2Q² बराबर 2K का वर्ग। तो बच्चों ये बन जाएगा 4, तो इसको घुमा के लिखेंगे 4K का वर्ग और बराबर 2Q²। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और ये 2 पहुँचेगा भाग में हमारा, तो K² बराबर हो जाएगा Q² बटा 2। तो यहाँ पे लिखना है Q² 2 से विभाजित है, Q² कामा 2 से विभाजित है। फिर नई लाइन से Q भी 2 से विभाजित है, Q भी, ठीक, Q भी 2 से विभाजित है, और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 3। तो आपको नई लाइन से इसकी हिंदी लिखनी है, यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P तथा Q, ठीक, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। अतः √2 एक परमेय संख्या है। नई लाइन से लिखना, लेकिन विरोधाभास के कारण √2 एक अपरमेय संख्या, ठीक। इस प्रकार आपको इतना कर देना है। अब आ जाइए अगला प्रश्न देखिए आप। 21 का घाघड़ी है, निम्नलिखित बारंबारता की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये टेबल दे रखी है और इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा आप लोग। तो आपको यहाँ पे लिख लेना, पहले लिखना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल पे लिखना बारंबारता, फिर इसके बाद अगला कॉलम होगा संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में लिखना है 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता में 7, 8, 5, 20, 13 और ये 7। तो इसकी संचयी बारंबारता किस प्रकार बनाएंगे? तो पहले ये 7 लिख लो, 7 में 8 को जोड़ो 15, और 15 में 5 को जोड़ो 20, और 20 में 20 को जोड़ो 40, और 40 में 13 को जोड़ो 53, और 53 में 7 को जोड़ो 60। तो प्यारे बच्चों, जो अंतिम संचयी बारंबारता की जो अंतिम संख्या होती है ये माना होता है n का मान होता है। फिर आपको नई लाइन से लिखना है n/2। तो बच्चों n का मान कितना? 60/2, तो ये निकलेगा 30। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे देखना है संचयी बारंबारता में ऊपर से 30 किससे घटा सकते हो। तो बच्चों 7 में से 30 नहीं घटेगा, 15 में से 30 नहीं घटेगा, और 20 में से 30 नहीं घटेगा, और 40 में से 30 घट जाएगा। 30 किससे घटेगा? 40 में से घटेगा। तो 40 के सामने लिखना f, और यहाँ लिखना l बराबर हो जाएगा 30, और इसके बाद 40 से ऊपर ही बन जाएगा CF। इस प्रकार हमने मान छाट लिए, और इसके बाद वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है? 10-10 का अंतर। तो h बराबर 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और भाई यहाँ पे देखो 10-10 का अंतर है, तो h का मान 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र लगाना माध्यक बराबर, तो नई लाइन से माध्यक या माध्यिका बराबर, ठीक एक ही बात है। माध्यिका बराबर सूत्र होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F इंटू H। ये हमारा माध्यिका का सूत्र होता है। जो हमने मान अभी छाटे इसमें लगा दीजिए आप। L का मान 30 प्लस n का, देखो n/2 का मान 30, तो 30, और CF का मान 20 है, तो यहाँ पे 20, और F का मान कितना है? यहाँ पे F का मान है 20, तो यहाँ पे 20 लगा देना है। और बच्चों H का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 लगा देना है। तो 0 से 0 मार दो यहाँ पर, तो 30 प्लस ये बन जाएगा हमारा 10 और बटा 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 30 और 5 35। ये हमारे प्रश्न का हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए आप। 21 का है 5वां। द्विघात समीकरण के मूल होंगे, इसे गुणनखंड काटने हैं हमें। चलिए समझिएगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 4x² प्लस का 9x प्लस का 5 बराबर 0। तो बच्चों 4 पंजे 20, 20 के ऐसे गुणनखंड काटो जोड़ने पर 9 बन जाए। तो 5 4 9 ही रहेगा। x² प्लस यहाँ पे x, 5 प्लस 4 और प्लस का 5 और बराबर 0। 4x², x का अंदर गुणा करें 5x प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लो। तो जब यहाँ से x कॉमन लेंगे 4x प्लस 5, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो, तो 4x प्लस 5 बराबर 0। तो 4x प्लस 5 और x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको लिखना है 4x प्लस 5 बराबर 0 और 4x बराबर -5, और x बराबर हो जाएगा -5/4। अब यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, 1 उधर भेजो, x बराबर -1। तो ये हमारे बेटा हो जाएंगे मूल या शून्य भी बोल सकते हैं आपने। तो शून्य बराबर हो जाएंगे -5/4 और कामा -1। चलिए इसका अगला नंबर देखिए। 4 चम्मच 22 का चा। प्रश्न दिखा दें एक बार आपको। तो प्रश्न है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे बेलन है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा व्यास है, ये इसकी लंबाई अर्थात ऊंचाई है। तो सबसे पहले लिख लो h बराबर 8 सेंटीमीटर और व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर। व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 1, तो r बराबर 1/2 सेंटीमीटर। अब लिखना है बेलन का आयतन। नई लाइन से लिखना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन है हमारा πr² h। और प्यारे बच्चों यहाँ पे पाई का मान नहीं लगाना है, ठीक है आपको।
वैसे लगा दो पाई का मान, ठीक, और ना लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। पाई का मान 22/7 और आर का मान 1/2 है। 1/2 गुणा 1/2 और एच का मान है बेटा हमारा 8। 22/7 ये हो जाएगा 4, तो 1/4 और गुणा 8, तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8 और 22 दूनी 44 बन जाएगा ये। तो 44/7 और चाहो तो इसको इतना ही छोड़ दो, ठीक है। आयतन निकाला, घन सेंटीमीटर हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। और चाहो तो इसका भाग लगा देना आप लोग, ठीक, तब भी ठीक हो जाएगा। अगला नंबर देखिए। अब यहाँ से चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 22, इसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 22 का है, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योगफल n तथा n पदों का योगफल m है तो m प्लस n पदों का योगफल कितना होगा। और इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा आप लोग। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना एपी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है, ठीक है। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी है। तो प्यारे बच्चों, एक सूत्र होता है हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। अब एक बात ध्यान समझिएगा, अगर बच्चों यहाँ पे n है तो यहाँ पर n रखना और यहाँ पर n रखना है। अगर यहाँ पे हम p लिख दें तो यहाँ p लिखना और यहाँ p लिखना है। अगर यहाँ पे हम q लिख दें, एस q लिख दें, तो आपको n की जगह पे q लगाना है, यहाँ पर भी q लगाना है और यहाँ पर भी q लगाना है। चलिए समझिए। तो प्रश्न कह रहा है m पदों का योगफल। बच्चों प्रश्न कह रहा है m पदों का योगफल n है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, n की जगह पे m लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने m रख दिया है। n की जगह पे m लगाना है, तो आपका हो जाएगा m/2 कोष्टक अंदर 2a + m-1 और इंटू डी बराबर हो जाएगा ये वाला n। अब यहाँ पे क्या करना है, इस m का अंदर गुणा करना है। तो m का s में करें तो हमारा बन जाएगा 2am प्लस m का s में करेंगे तो m² माइनस का m और कोष्टक से बाहर हमारा d रहेगा, ठीक, इस प्रकार। और 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा 2n। ये बन गया समीकरण नंबर पहला। फिर आगे प्रश्न कह रहा है n पदों का योगफल m है, n पदों का योगफल m है। तो एस एन की जगह पे पूरा यही सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखना आपको n/2 2a + n-1 इंटू डी और बराबर m। तो बच्चों n का गुणा करिए, तो n का गुणा इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा 2an, इसका गुणा इसमें करेंगे तो n² माइनस का n और कोष्टक से बाहर आपको d ही रखना है और बराबर ये हो जाएगा हमारा 2m। तो बच्चों ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो ये वाला उठा के इसके नीचे रख देना पहले। तो 2am + m² माइनस का m और कोष्टक से बाहर रहेगा d और बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2n। ये समीकरण नंबर पहला। अब यहाँ पे चिन्ह बदलना है, माइनस माइनस और ये माइनस ऐसे करके। अब हम इन दोनों को पास पास लिखेंगे। जब इन दोनों को पास पास लिखेंगे तो प्यारे बच्चों 2a कॉमन मिल जाएगा। तो जब 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें n-m इतना। इसी प्रकार जब इन दोनों को पास पास लिखेंगे तो d कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर प्लस d कॉमन ले लो। जब यहाँ से d कॉमन लेंगे तो पहले ये लिख लो n² माइनस n, और जब यहाँ माइनस बचेगा तो इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे। तो ये माइनस का m² और प्लस का m बन जाएगा हमारा, इस प्रकार, और बराबर। और जब इन दोनों को पास पास लिखेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे m-n। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे समझिएगा। तो इसको तो ऐसे लिख लो यहाँ पे 2an-m प्लस, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इन दोनों को पास पास लिख लो, ठीक। तो पहले लिखो d n² माइनस m² और प्लस इन दोनों को माइनस का लो, इन दोनों को पास पास लिखेंगे फिर ये लिखेंगे हम। तो पहले आना चाहिए हमारा माइनस का चिन्ह,
और प्लस एम। एक बार फिर समझो, इन दोनों को पास पास लिखेंगे, फिर इसे और इसे पास पास लिखना, माइनस का चिन्ह है हमारा, ठीक, कोष्टक बराबर। और प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, एन माइनस एम, इस प्रकार। थोड़ा और समझिएगा, तो इसको तो ऐसे लिख लो, 2a n माइनस एम प्लस डी। तो बच्चों इतने को एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखना है, एन प्लस एम, अगले कोष्टक में एन माइनस एम, ठीक, इसको ही लिख सकते हैं। और यहाँ से माइनस एक कॉमन ले लो, जब यहाँ से माइनस एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एन माइनस एम, कोष्टक बंद, और बराबर -2 और एन माइनस एम, ठीक, इतना। तो यहाँ पे लिखना 2a n माइनस एम और प्लस डी। अब बच्चों इसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, अब इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा, देखो एन, हाँ एन माइनस 1 और एन माइनस 1 कॉमन मिलेगा हमें। तो यहाँ पे लिख लेना है बाहर कोष्टक है एन माइनस एम, तो कोष्टक के अंदर ये बचेगा एम प्लस, चलो एम पहले लिख दिया हमने, एम प्लस एन या एन प्लस 1 एक ही बात है हमारा, ठीक है। ये बचेगा, ये चला गया तो -1 बचेगा इतना, और बराबर हो जाएगा -2 और एन माइनस एम, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना, इन दोनों में से देखो ये कॉमन मिलेगा, तो ये सबसे आगे लिखा जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखना एन माइनस एम। तो बच्चों यहाँ बचेगा 2a, ठीक है, यानी इन दो पदों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन मिलेगा एन माइनस एम, तो यहाँ पे 2a बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा, और डी को पीछे लगा देना हमें, तो यहाँ लिखना प्लस एम प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, इस प्रकार, और बराबर -2 एन माइनस एम। अब बच्चों इससे ये कट जाएगा, कटने के बाद जो हमारा बचेगा यहाँ पर 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी बराबर -2। ठीक, इतना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है जिसका मान ज्ञात करना, तो प्रश्न कह रहा है एस एम प्लस एन का मान कितना होगा, इसका मान पूछा। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, एन की जगह पे जो हमारा पदों यानी एन पदों का योगफल का सूत्र होता है, तो एन की जगह पे आपको एम प्लस एन रखना है। चलिए, तो सूत्र में यहाँ पे एन प्लस, यानी यहाँ पे n/2 होता है ना, यहाँ पर होता है n/2, तो n की जगह पे एम प्लस एन बटा 2 रखना है। फिर कोष्टक में यहाँ पे 2a होता है, फिर प्लस कोष्टक में यहाँ पे n होता है, तो n की जगह पे एम प्लस एन फिर -1 और कोष्टक से बाहर d होगा, और बराबर कुछ नहीं, इतना ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे m प्लस 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा। अब बच्चों इतने पूरे का मान निकाल चुके हैं, देखो इतने का मान कितना -2 है, तो इसकी जगह पे -2 लगा देंगे हम, और फिर ये -2 से -2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस, और बच्चों माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे n होगा हमारा, ठीक है, n, तो -1 बचेगा, तो यही माइनस का चिन्ह आगे लग जाएगा, और m प्लस एन, और यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना है, तो आपको हम अगला प्रश्न करा देंगे। अब इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर है 22 का उसको देखिएगा आप लोग। 22 का दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक वृत्त, और बच्चों जब पेपर देने जाओ तो पूरा पैमाना साथ लेके जाना है आपको। ये हमारा एक वृत्त है, और वृत्त के बाहर एक बिंदु रख लो, ठीक है, और यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है आपको, इस प्रकार पट्टी से खींचना, हाथ से नहीं खींचना किसी को भी, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाना है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाना है, इस प्रकार।
तो बच्चों वृत्त के केंद्र से जब स्पर्श बिंदु को मिलाते तो ये कोण होता है हमारा 90 अंश का और ये भी कोण होता है हमारा 90 अंश का। यहाँ पे लिख लो O, तो यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे P। तो हमें क्या कहते, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश दिखाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना दिया है, इसमें लिखेंगे दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP, ठीक, BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण O प्लस कोण P बराबर 180 अंश। ठीक, ये सिद्ध करना है हमें। चलिए समझिएगा, तो नई लाइन से लिखना है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमें पता है जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते तो बच्चों ये कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे OP लंब AP तथा OB लंब BP। ठीक, ये लंब है तो ये कोण 90 अंश होगा और ये कोण 90 अंश होगा, तो कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश। इस प्रकार अब आपको लिखना है चतुर्भुज, चतुर्भुज AOBP में, AOBP में, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण A और प्लस कोण O और प्लस कोण B और प्लस कोण P बराबर 360। तो बच्चों A और B का मान 90 अंश है, तो यहाँ पे 90 अंश लगा देना है। कोण O को वैसे ही छोड़ दो, यहाँ पे 90 लगा दो और कोण P को इसी प्रकार छोड़ दो, बराबर 360। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 180, तो कोण O और प्लस कोण P और प्लस 180 बराबर 360। 180 को तो 60 भेज दीजिए, तो कोण O प्लस कोण P बराबर 360 माइनस 180, कोण O प्लस कोण P बराबर 180। तो यही हमारा प्रश्न हल हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 22 खा के बाद 22 का गा। तो 22 का गा है बिंदु -4,6 और बिंदु -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना एक रेखाखंड आपको इस प्रकार, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द होता है उनको लिखा जाता है किनारे पे। ठीक है, तो A और B, तो A और B के बीच में और शब्द लिखा हुआ है तो इनको किनारे पे लिखेंगे -6,10 और यहाँ पे लिखना है 3,-8 और यहाँ पे लिख लो P, जो पहला बिंदु दिया हुआ -4,6। तो बच्चों ये वाली दूरी मान लो M और ये वाली दूरी मानो 1, तो 1 हमें यानी M का मान निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है बिंदु -6,10 तथा 3,-8 और अनुपात यम अनुपात 1। अब प्यारे बच्चों क्या करना, यहाँ पे या तो भुज वाला सूत्र लगाओ या फिर कोट वाला लगाओ। तो यहाँ पे करेंगे भुज बराबर, यानी भुज बराबर सूत्र लगाएंगे, जो सूत्र की भुज होती है भुज, तो सूत्र की जो भुज होती है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, इस प्रकार। और यहाँ पर भुज कितनी है, -4 है, तो इसकी जगह -4 लगा देंगे। m1 की जगह पे m लगाना है और x2 की जगह पे 3 लगाना है, प्लस m2 की जगह पे 1 लगाना है, x1 की जगह पे -6 लगाना है, बटा m1 प्लस m2 m प्लस 1। अब थोड़ा यहाँ पे काम कर लीजिए, -4 बराबर ये 3m और माइनस का 6 और बटा m प्लस 1। यहाँ पे कैसे गुणा करिए आप, इसका इसमें इसका इसमें,
तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4m और माइनस का 4 एकन 4, और जब इसका करेंगे तो 3m माइनस का 6, थोड़ा पक्षांतर करिए, इसको उधर लाइए, माइनस का 4m और माइनस का 3m बराबर इधर माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का बन जाएगा 7m और बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो m बराबर निकलेगा 2/7। तो आपको नई लाइन से लिख देना अनुपात बराबर 2:7। बच्चों ये हमारा प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गा के बाद घा, इसके बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर गा है, निम्नलिखित बारंबारता साड़ी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये साड़ी दे रखी, इसका बहुलक ज्ञात करना हमें। चलिए समझिए। तो सबसे पहले आपको बना लेना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यहाँ पर लिखना बारंबारता। ठीक, ध्यान समझिएगा प्रश्न को। तो प्रत्येक बच्चा माध्यक और बहुलक ये निकालना सीख ले। ठीक, कम से कम 2-3 प्रश्न आएंगे आपको, यानी 10 नंबर का मिल जाएगा आपको, 10 का नहीं 8 का तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। ठीक है, एक बच्चे कर लें। ठीक, सही है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर बारंबारता में लिखना 6 8 10 12 6 और ये 5 और ये 3। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना है हमें इसमें ये देखना बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चों बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या हमारी है 12। तो इसके सामने F1 और इससे ऊपर F0 और इससे नीचे F2 और F1 के सामने लिखना L। इस प्रकार पहले तो मान छाट लो। और इसके बाद यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है। तो H बराबर यहाँ लिख लो 20। अब आपको लगाना बहुलक का सूत्र। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 F0 माइनस F2 और इंटू H। ये हमारा बहुलक का सूत्र होता है। देखो भाई, प्रत्येक बच्चे को बहुलक का सूत्र और माध्यम सबका सूत्र याद होना चाहिए आपको। L का मान कितना बताया हमने 60। सूत्र याद है सवाल लगा लोगे, सूत्र याद नहीं सवाल नहीं कर पाओगे, बैठे रहोगे। F1 का मान 12, F0 का मान 10, F1 का मान 12, F0 का मान 10 और F2 का मान 6। और बच्चों H का मान अभी मैंने आपको 20 बताया था। 60 प्लस, तो यहाँ पे 2 24 माइनस 16 और ये 20 बाहर रहेगा। तो हो जाएगा 60 प्लस 20 दूनी 40 और बटा यहाँ पर बचेगा 8 और 8 एकन 8, 8 पन्ना 40, 60 और 5 65 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। 22 का घा। ठीक है, 22वें का 5वां है। 2 घात समीकरण 3x² माइनस 2 अंडर 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो इसके हमें काटने हैं गुणनखंड। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखो 2 3 6, तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 2 अंडर 6 हो जाए। तो ये तो 6 को हम लिख सकते हैं अंडर 6 और गुणा अंडर 6, इस प्रकार लिख सकते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे 6 बनेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अंडर 6 हो जाएगा। चलिए समझिएगा। 3x² माइनस ax, तो यहाँ पे लिख देना है अंडर 6 और प्लस अंडर 6 और प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x² माइनस x का अंदर गुणा करेंगे तो अंडर 6x और माइनस अंडर 6x और प्लस का 2 बराबर 0। तो बच्चों ये 3 है, इस 3 को लिखेंगे हम अंडर 3 गुणा अंडर 3x²। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 3 ही प्राप्त हमें हो जाएगा। ये तो 6 को लिखेंगे अंडर 3 गुणा अंडर
2x इस प्रकार। इसी प्रकार इसको 6 इस √6 को लिखेंगे √3 और गुणा √2x। इस 2 को लिखेंगे √2 गुणा √2 बराबर 0। ये तो हो गया हमारा लिखने का तरीका। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन मिलेगा √3x। जब √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा √3x ही रह जाएगा हमारा, तो ये चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का √2 इस प्रकार। अब यहाँ से माइनस का √2 कॉमन लेंगे। जब माइनस का √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये दोनों बचेंगे √3x और माइनस का √2 बराबर 0। अब कोष्टक के अंदर वाली संख्या हमारी एक जैसी हैं तो √3x माइनस का √2, फिर ये लिखना और ये लिखना है √3x माइनस √2 बराबर 0। अब यहाँ पे एक एक करके लेना, पहले इसको लेना है √3x माइनस √2 बराबर 0। इस 2 को उधर भेजो तो √3x बराबर हो जाएगा √2, इसका भाग लगाएंगे तो x बराबर √2 बटा √3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, अंश और हर में √3 का गुणा कर दो ऐसे करके, तो x बराबर हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो √6 और √3 का √3 में करेंगे 3 बन जाएगा हमारा। एक तो आंसर ये निकला। इसी प्रकार कुछ दूरी पर आपको ये वाला लिख लेना, बिल्कुल सेम इसी तरह करना है √3x माइनस का √2 बराबर 0। इसको उधर भेजिए तो √3x बराबर हो जाएगा √2, इसका भाग लगाना x बराबर √2 बटा √3। तो यहाँ पर भी इसका पर में कट कर दो, √3 है तो √3 बटा √3, तो x बराबर हो जाएगा। जब इसका इसमें करेंगे तो √6 और बटा 3 बन जाएगा हमारा। तो प्यारे बच्चों नई लाइन से लिख देना मूल बराबर जो हमारे हो जाएंगे √6 बटा 3 कामा √6 बटा 3। और बच्चों यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, 4 चम्मच इसका। तो 4 चम्मच में कह रहा है इन दोनों संख्याओं का निकालना लासा, फिर इन दोनों संख्याओं का निकालना है मासा, यानी इनका लासा और मासा निकालना 2-2 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दोनों संख्याएं लिख लेनी है 867 तथा 255, ठीक है। और इनके काटने पहले अभाज्य गुणनखंड आपको, तो 867 इसको काटिए 3 से, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बचा हुआ 26 और 3 अट्ठे 24 और 3 नेम 27, 17 से कटेगा ये हमारा 17 17 289, फिर 17 एकन 17, इसको काटेंगे 255। तो पहले काटिए 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे, तो जब 5 से काटेंगे तो 17 पना 85 और 17 एकन 17। तो आपको नई लाइन से लिख देना है 867 बराबर और 255 बराबर। तो यहाँ पे लिखना है 3 गुणा 17 गुणा 17, यहाँ पे लिखना है 3 गुणा 5 गुणा 17। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों निकालना है इसका मासा। तो मासा क्या होता है बेटा, मासा होता है उभयनिष्ठ संख्या। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन सा है, ये है, इसको लिख लो, और ये 17 है, इसको भी लिख लो आप। तो 17 3 51, ये तो हो गया इसका मासा। अब इसका लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा लिखा जाता है। मासा कितना 51 है। अब 51 के बाद जो संख्या यहाँ पर बची है हमारी 17 पना 85, साथ में इसको भी लिख लीजिए आप। अब इन दोनों का गुणा कर दो, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 43 35। तो यही बेटा हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक, दोनों प्रश्न एक में ही हो गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। और लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, यहाँ लिख देना नंबर, ये नंबर 1 है हमारा और ये वाला हो जाएगा नंबर 2। ऐसे यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दीजिए आप। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 23 है। चित्र में यानी सम्मुख चित्र में AO बटा OC BO बटा OD बराबर 1/2 है, तो AB बराबर 5 है। तो इसमें DC का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बनाने इसका चित्र हम,
इस प्रकार। और प्यारे बच्चों, आपसे छोटी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना है आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है और इसकी माप याद करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है आपको, दिया है, दिया में लिखेंगे ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी बराबर 1/2। ठीक, और साथ में आपको लिख देना ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो नई लाइन से लिखना ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों ज्ञात क्या करना, डी सी बराबर लिख लो क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले ये देखो, ये भुजाएं देखो किस त्रिभुज की हैं, यानी ये जो भुजाएं समानुपात में लगे किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए ओ बटा ओ सी। देखो ए ओ बटा ओ सी, फिर बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ओ डी, अर्थात एक त्रिभुज ये लिया गया और एक त्रिभुज ये लिया गया। तो इन दोनों त्रिभुजों को पहले दिखाना है समरूप हमें। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में। ठीक, तो पहले ये लिख लो आप, ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी। ठीक, आगे लिख देना दिया है इस प्रकार। और प्यारे बच्चों ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है हमें कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, आगे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए किसके आधार पर, दो भुजाएं और एक कोण एस ए एस के आधार पर समरूप हो गए हैं। तो बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। तो आपको क्या क्या लिखना है, तो पहले तो यही लिख दो। तो यहाँ पर लिखना है ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी। अब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा यानी ए बी बटा आपको डी सी लगा देना नई लाइन से। तो यहाँ पे लिख लेना है ए बी बटा डी सी और इन सब का मान कितना है, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, हमें इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे ए बी बटा डी सी बराबर 1/2। तो बच्चों ए बी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ, ए बी का मान दिया हुआ 5। ठीक है, ऊपर प्रश्न में देखिएगा। तो आपको लिखना है 5/DC और बराबर 1/2। तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ पे DC बराबर निकलेगा 10 सेंटीमीटर और यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 23 का अथवा 23 का अथवा में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती हैं। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको बनाना एक वृत्त। तो बच्चों ये हमारा एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु लिख लो, यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है इस प्रकार, ये ठीक इस प्रकार। तो यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श बिंदु, यहाँ कर लो P, यहाँ कर लो A और यहाँ कर लो B। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, फिर नई लाइन से लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AP बराबर BP, ये सिद्ध करना है हमें। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना रचना,
बच्चों रचना में क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे। ठीक, इस प्रकार ये यहाँ पर ये, और बच्चों ये हमारा ओ होगा। आपको पता होना चाहिए वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते तो ये कोण 90 अंश का होता और ये भी वाला कोण 90 अंश का हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला लेना है आपको। तो नई लाइन से लिखना है ओ ए कामा ओ बी तथा ओ पी को मिलाया। ठीक है, और ये बच्चों हमारा लंब होता है, तो आपको ओ ए लंब ए पी तथा ओ बी लंब बी पी। अब आपको यहाँ पे लिखना उपपत्ति। ठीक, अब बच्चों एक त्रिभुज आपको ये लेना है और एक त्रिभुज ये लेना है। त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में। ठीक है, तो आपको लिखना है ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर आपको लिखना है ये वाली भुजा हमारी हो जाएगी उभयनिष्ठ। तो आपको लिखना है यहाँ पर ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ। ठीक, फिर नई लाइन से लिखना है कोण ए बराबर कोण बी 90 अंश है हमारे। कोण ए बराबर कोण बी और बराबर 90 अंश। तो इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांशम त्रिभुज ओ बी पी किसके आधार पे हो जाएंगे, तुम्हारी कसौटी आर एच एस के आधार पे हो जाएंगे। ठीक है, राइट यानी कि एक कोण समकोण है, हाइपोटेनियस यानी कि एक कोण समकोण है और कर्ण के बराबर कर्ण है, और उसके बाद एक भुजा बराबर है हमारी। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो आपको लिख देना अतः ए पी बराबर बी पी, यहाँ पर देना बाई सी पी सी टी के द्वारा। ठीक, इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 24। तो बच्चों 24 नंबर में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि कौशिक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर, ये सिद्ध करना है हमें। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें प्रश्न हम कौशिक ए माइनस साइन ए, अगले कोष्टक में सेक ए माइनस कॉस ए और बराबर 1 बटा tan ए और प्लस कॉट ए, ये सिद्ध करना हमें। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना प्यारे बच्चों LHS बराबर कॉस ए के माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। चलो ध्यान समझिएगा। तो बच्चों कॉस ए को लिखा जाएगा 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए, इसको ऐसे लिख लीजिए। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 1 बटा कॉस ए माइनस कॉस ए। इसके नीचे कर लो, इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए। अगले कोष्ठ में इसका इसमें, इसका इसमें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू, इसी प्रकार ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस घात से एक साइन काटो, इस घात से एक कॉस काटो। तो बच्चों यहाँ पे बचा हुआ है हमारा कॉस ए और ये साइन है, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे इसका लिखने का तरीका थोड़ा यहाँ पे साथ थोड़ा अलग समझ लीजिए। जैसे 3 है तो बच्चों इस 3 को लिखेंगे 1/1/3, इसको 3 को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2 है तो इस 2 को लिखेंगे 1/1/2, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे हम 1 बटा कॉस ए और ये
साइन, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और माइन बट्टे की लकीर हमारी बेटा ये वाली होगी, ठीक है, जो ज़्यादा बड़ी होती है ये हमारी माइन बट्टे की लकीर होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा बच्चों एक है ना, इस एक को लिखेंगे पहले 1/, ये हमारी माइन बट्टे की लकीर है, और इस एक को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटा कॉस ए साइन। अब इस हार को अलग अलग करेंगे हम, तो पहले लिख लो 1/, इसको लिखना है हमें साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए और साइन ए, प्लस फिर इधर लिखना है हमें कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए और ये साइन ए। अब यहाँ पे काटिए, इस 2 से ये साइन चला जाएगा, इस 2 से ये कॉस चला जाएगा, तो बच्चों जो हमारा यहाँ पर बचेगा 1/, तो देखो साइन बटा कॉस क्या हो गया, tan हो गया, प्लस और कॉस बटा साइन क्या हो, कॉट हो गया। तो बच्चों बस यही हमारा सिद्ध हो गया। तो आपको नई लाइन से लिख देना LHS बराबर RHS। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 24 का अथवा। 24 का अथवा है, एक 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा मकान की टावर से दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा 25। तो सबसे पहले आपको बनाना एक समतल, ठीक, इस प्रकार ये बच्चों, ये हमारा है एक मकान, पहले बना लो टावर, ये हमारा एक टावर है, और बच्चों ये हमारा एक नन्ना पुतन्ना सा है मकान। अब प्रश्न को एक बार फिर पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा कर लो इस मकान को, यहाँ तक बढ़ा लो, ठीक, इस प्रकार ये। अब यहाँ प्रश्न एक बार फिर पढ़ेंगे, एक 15 मीटर ऊंचे मकान। तो बच्चों ये हमारा मकान है जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर, ठीक है। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसको यहाँ से ऐसे पटरी के द्वारा मिला दीजिए। तो ये कोण बेटा कितना है, 30 अंश है, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, उसी मकान के तल से, लो बेटा, इसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अब इसको यहाँ से ऐसे मिलाना है, तो ये वाला कोण है हमारा 60 अंश, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई बच्चों, ये टावर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, और मकान से दूरी, और ये वाली दूरी ज्ञात करनी, तो इसको कर लो x। तो बच्चों ये वाली भुजा हमारी 15 है, तो ये भी 15 होगी, तो ये h हो जाएगा। तो आपको लिखना A B C D और ये E। तो चित्र बन के हमारा तैयार हो गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना माना AE एक मकान तथा BD टावर है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज, ये वाली दूरी x कर लो, तो ये भी x कर लो। तो सबसे पहले आपको ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ECD में tan 30 तो हो जाएगा h बटा x, tan 30 का मान 1/√3 और h बटा x, गुणा करो इसका इसमें, तो x बराबर √3h, और ये बच्चों नंबर 1 बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेना है त्रिभुज ABD में, अब आपको यहाँ लिखना है tan 60 लंब बटा आधार h प्लस 15 बटा x, tan 60 का मान √3, तो AH प्लस 15 और इस x का मान ये है √3h। अब इसके नीचे कर लो एक, इसका इसमें, तो √3h, लो कर दिया गलत हमने। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3h बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, 3h बनेगा, बराबर। और भैया इसका इसमें गुणा करें 3h बनेगा ना, इसका इसमें, तो AH प्लस 15, इस h को उधर ले आइए, जब इस h को उधर लाएंगे तो 3h माइनस का h बराबर 15, तो 2h बराबर 15, तो h बराबर हो जाएगा 15/2।
तो एच में यानी 2 का भाग लगाएंगे तो निकलेगा हमारा, ये निकलेगा बेटा 7.5 मीटर। ठीक, तो आपको नई लाइन से लिखना है टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई यानी कि बी डी बराबर, टावर की ऊंचाई बी डी कितना है, एच प्लस 15। तो बच्चों एच का मान हमने निकाला 7.5, तो 7.5 प्लस 15, तब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22.5 मीटर। फिर आपको नई लाइन से लिखना टावर से मकान की दूरी, टावर से मकान की दूरी। तो बच्चों टावर से मकान की दूरी कितनी है, यही तो है एक्स। ठीक, और एक्स बराबर ये रहा, तो आपको लिख देना, पहले लिखना है यहाँ पे एक्स, फिर एक्स की जगह पे आपको लिख देना है एक्स का मान है हमारा √3h। तो बच्चों √3 का मान लगाना, तो √3 का मान 1.73 कितना परसेंट में दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है, और एच का मान है 15। ठीक, नहीं एच का मान ये रहा, तो एच का मान लगा दीजिए 7.5। अब इन दोनों का कर देना है गुणा, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा बच्चों हमारा, जब इन दोनों गुणा करेंगे तो 12.975 मीटर निकल के आएगा। यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न समझिए 25 का अथवा। और बच्चों माफी चाहते हैं, ये जो प्रश्न है हमारा 24 का अथवा, तो आप यहाँ पे 24 का अथवा कर लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हमारा 25 इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग यानी बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम है। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले बना लेना आपको इसका चित्र। तो बच्चों ये हमारा एक बेलन है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठीक है, इस प्रकार एक आधा गोला ये है और एक इसका आधा गोला ये है। ठीक है, इस प्रकार, और ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या और ये त्रिज्या और ये बेलन की ऊंचाई है। इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बेटा ऊंचाई है वो 19 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। अर्धगोले की त्रिज्या समान है। ठीक है, तो जो बच्चों इसका व्यास दे रखा है, व्यास बराबर है 7 सेंटीमीटर। जब व्यास 7 है त्रिज्या कितनी होगी, तो यानी व्यास को 2r लिखा जाता है, तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा बच्चों। देखो ये वाली दूरी कितनी है, 7/2 है। 7/2 को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं 3.5। जब ये वाली 7/2 है तो ये कितनी होगी, ये भी 7/2 होगी। ठीक, 7/2, और ये कितनी होगी, ये भी 7/2 होगी। तो 7/2 और 7/2 मिलकर कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर। तो क्या करेंगे, इस 19 में से 7 घटा देंगे, तो 19 - 7, तो यहाँ पे बच्चों को कितना मिलेगा, h बराबर हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार अब आपको नई लाइन से लिखना ठोस का आयतन। तो यहाँ पे लिख देना है आपको ठोस का आयतन। तो बच्चों इस ठोस में क्या क्या सम्मिलित है, देखो आधा गोला पूरा गोला और साथ में बेलन, तो गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब
और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से कॉमन निकालिए, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। जब यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4/3 और एक आर बचेगा, यहाँ पे खाली एच बचेगा। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए। तो बच्चों पाई का मान लगाना 22/7 और आर का मान 7/2 और गुणा 7/2 और यहाँ पे 4/3 और आर का मान 7/2 और एच का मान है 12। इसको हल करिए, इससे ये काट दो और 2 एकन 2 तो ये 11 बन जाएगा हमारा। 11 सत्ते 77 और बटा 2। अब यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, और जब कुछ हाँ ये कट जाएगा, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14/3 और प्लस का 12, कितना 77/2। तो बच्चों यहाँ पे इसके नीचे कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो 14 + 12 = 36 और बटा 3 हो जाएगा हमारा इतना। तो ये 77/2, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 50 और 50/3 इतना। अब यहाँ पे 2 से काट दीजिए, तो 2 एकन 2, ये बन जाएगा हमारा 25। तो इसमें 25 गुणा कर दीजिए, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। हासिल लगी हमारी 15, नहीं हासिल लगी 17। 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, हासिल लगी 17 और 25 सत्ते 175। तो 175 में जोड़ना है 17, 7 5 12, 192 हो जाएगा बेटा हमारा। कितना हो जाएगा 192 और बटा 3 इतना घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लास्ट में प्रश्न वो रखा है 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार। तो नई लाइन से लिखना 1 घन सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 4.5 ग्राम इतना। तो नई लाइन से लिखना कुल भार बराबर, कुल भार बराबर तो 1925/3 और गुणा 4.5, तो 3 एकन 3 तो हो जाएगा हमारा 3 एकन 3.3 पंजे 15। अब इसका गुणा करा देंगे हम। तो बच्चों 1925 और 1.5 का गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 2887.5 और ये ग्राम, ठीक इतना निकल के आ गया। और यही हमारा प्रश्न हल हो गया, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न समझिएगा आप लोग 25 का अथवा। और प्यारे बच्चों लास्ट में फिर आपसे कहना चाहते हैं, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बस हमें आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब चाहिए भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 25 का अथवा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान ये और √3 का भी मान ये लगाना है आपको। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना r बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दे रखा है 60 अंश। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको लिख लेना यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है पाई r² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² और ये साइन थीटा। यहाँ पे मान लगा दीजिए आप। पाई का मान प्रश्न दे रखा है 3.14 और r का मान कितना 15 गुणा 15 और थीटा का मान है 60 और बटा 360 माइनस 1/2। यहाँ पर भी आपको 15 का वर्ग कर देना और साइन 60 कर देना है। ये से काटो 15 एकन 15 वो 60 एकन 60, 60 छक्का 3 से काटो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 एकन 2, 2 एकन 2 .2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर बचेगा हमारा, पहले 5 का गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, हासिल लगी 3 और 15 पन्ना 75 और 3 78, दशमलव से पीछे 2 अंक हैं और गुणा 15 जिंदाबाद हमारा ये वाला, ठीक है। हर तो चला गया माइनस 1/2
फिर आपको यहाँ पे लिखना 15 का वर्ग 225 और साइन 60 का मान √3/2। चलिए और समझिए, इसका गुणा करो 15 पन्ना 75 की 5, कहाँ से लगी 7, फिर 15 अट्ठे 120 और 7 127, यहाँ से लगी 12, 15 छक्का 90, 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, 105 में जोड़ेंगे 12 तो बन जाएगा 7, 117 बन जाएगा बच्चों, 117। और दशमलव से पीछे 2 अंक, तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, माइनस 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, ये बन जाएगा 225 और गुणा √3 का मान प्रश्न में दे रखा है 1.73 बटा 4। अब क्या करना है, तो बच्चों जब इन दोनों का गुणा करेंगे, पहले 117.75 माइनस, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा 389.25 और बटा 4, ठीक। अब इसमें लगाएंगे हम 4 का भाग, तो इसको पहले ऐसे लिख लो 117.75, जब इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो निकल के आएगा हमारा 97.3125। अब इसमें से घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे ये आपको बता दें हम, थोड़ा समझिएगा। तो 117.75, दशमलव के नीचे दशमलव 3125, इधर आपको लिखना 97, ऊपर 0 बढ़ा लो। तो यहाँ से दहाई लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर रह जाएंगे 9 और 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पे रह गया 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, दशमलव 0 इतना बचेगा हमारा, ठीक है। तो 20.4375, ठीक। इसका आंसर देख लें एक बार, हाँ ठीक सही है। 4 कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 4 7 यहाँ पे दे रखा है, और प्यार बच्चों जो आपके अनसोल्ड में आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है, ठीक है। तो बीच में यहाँ पर 3 होगा, लेकिन उसमें 3 नहीं रखा है, तो बस यहाँ पे लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।